Hi friends, I hope you all are doing well. I welcome you all on my channel Study Cafe. So friends, आज हम डिस्कशन करेंगे कुछ बहुत important FAQs related to e-invoicing. तो without wasting any time, let me share my screen with you all. So friends, e-invoicing is future. मैं आपको अभी गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आज से आने वाले कुछ सालों में सरकार ई इनवॉइसिंग के प्रोविजंस को और ज़्यादा डीपली इम्प्लीमेंट करने वाली है। तो बिफोर ये प्रोविजंस हमारे ऊपर एप्लीकेबल हों, क्योंकि अभी भी ऐसे बहुत सारे बिजनेस सेगमेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे बिजनेस सेक्टर्स हैं जो कहते हैं कि हमारे ऊपर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं है, तो हम क्यों इसके बारे में जाने। बट मैं आपको अभी बता दूं कि इनवॉइसिंग इज फ्यूचर, और बिफोर ये हमारे ऊपर एप्लीकेबल हो, हमें इसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो आज हम जीएसटी ई इनवॉइसिंग से रिलेटेड जो भी एफएक्यूज हैं, जो भी मुझे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स लगे, वो मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करूंगी। तो लेट मी शेयर द नेक्स्ट स्लाइड। तो पहला क्वेश्चन जो है, अगर मैं ई इनवॉइसिंग की बात करूं, तो पहला सवाल है माय डियर फ्रेंड्स कि ई इनवॉइसिंग है क्या। तो देखिए, एक आम भाषा में, एक सरल भाषा में चीज को समझते हैं। क्या हुआ कि अभी नॉर्मल सर्कमस्टेंस में क्या होता है, ये है बायर, ठीक है, ये है सेलर, ठीक है। बायर ने सेलर से सामान खरीदा, ठीक है, गुड्स या सर्विस खरीदी, और बदले में सेलर ने जब सामान खरीदा तो इसको क्या मिला, बायर को क्या मिला, इनवॉइस मिला, ठीक है। ये आप टैक्स इनवॉइस इशू कर देते हो एज पर द जीएसटी एक्ट एंड रूल्स। ये तो सिंपल प्रोसेस हम अभी फॉलो कर रहे हैं। ई इनवॉइस में एक एडिशनल स्टेप और बढ़ जाता है। वो एडिशनल क्या स्टेप है, तो देखो, ये चीज तो वही रहती है कि बायर है, ये सेलर है, अब इन्होंने सामान खरीदा, गुड्स या सर्विस खरीदे। अब सेलर को क्या इशू करना है, सेलर को इशू करना है ई इनवॉइस। अब यहाँ पे आप डायरेक्टली इनको अपने सिस्टम से टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करोगे। तो इसमें क्या बोला, ये बोला सरकार ने कि भैया, आपने जो इनवॉइस बनाया, पहले आप वो इनवॉइस को क्या करोगे, रिपोर्ट करोगे ऑन आईआरपी पोर्टल। आईआरपी पोर्टल मतलब इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे आप इसको रिपोर्ट करोगे, और फिर वहां पे रिपोर्ट करने के बाद क्या होगा, एक आईआरएन जनरेट होगा। वो आयरन फिर आप अपने इनवॉइस पे लगा के आप फिर वो वाला जो टैक्स इनवॉइस है वो आप अपने बायर को दोगे। तो देखा जाए तो आप दे अभी भी टैक्स इनवॉइस रहे हो, लेकिन हम यहाँ पे इसको ई इनवॉइस इसलिए कहते हैं क्योंकि अब हमने जो इनवॉइस इशू किया, हमने उसका डाटा पहले सरकार को दिया, उसके बाद फिर हमने वो बायर को इशू किया। तो ये एक स्टेप अब हमारे प्रोसेस में एड ऑन हो गया, अगर हमारे ऊपर ई इनवॉइसिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल है। अच्छा जी, अब देखते हैं किस किस के ऊपर ये एप्लीकेबल है। तो अभी तो जो ये एप्लीकेबिलिटी आई है टर्नओवर बेसिस पर आई है। इनिशियली जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था तो ये 500 करोड़ से ज्यादा वाले टर्नओवर के लिए था। फिर इन्होंने 500 को घटा के इन्होंने 100 करोड़ करा, और अब फर्स्ट अप्रैल से यहाँ पे जो बिजनेसेस हैं वो 50 करोड़ से ऊपर अगर आपका टर्नओवर है तो आपके ऊपर ई इनवॉइसिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल हैं। एंड आई थिंक 50 करोड़ में बहुत सारे बिजनेसेस आ जाएंगे, क्योंकि अगर अभी कोई बिजनेस सही अच्छा कर रहा है तो उसके लिए 50 करोड़ की टर्नओवर अचीव करना कोई ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो इसके स्कोप में आ जाते हैं। अच्छा, अब इसमें ना आगे चल के मैं आपको एक चीज और बताऊंगी कि कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जो हो सकता है आपने उतना टर्नओवर अचीव नहीं किया, लेकिन फिर भी आपको इनवॉइस जनरेट करना है। वो कैसे, वो भी हम आने वाली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। अब देखते हैं, ई इनवॉइस के लिए इनवॉइस स्कीमा होता है। तो अब स्कीमा का क्या मतलब है, स्कीमा मतलब आपको जब अपना ई इनवॉइस इशू करना है तो उसका एक स्टैंडर्ड इन्होंने स्कीमा बना दिया। अच्छा, अब देखो, स्टैंडर्ड स्कीमा का मतलब ये नहीं होता कि एक फॉर्मेट है जो आपको प्रिस्क्राइब करना है, नहीं। ऐसा हो सकता है कि अलग अलग ईआरपी अगर आप यूज कर रहे हो, अगर आप टैली यूज कर रहे हो, सैप यूज कर रहे हो, तो आपका जो इनवॉइस बनता है वो अलग अलग फॉर्मेट के हिसाब से होता है। लेकिन वो स्कीमा में ना कुछ ऐसी लिस्ट है, कुछ मैंडेटरी चीजों की लिस्ट है जो कि आप जब अपना इनवॉइस बनाओगे उसमें आप डालोगे। कुछ ऐसे डिस्क्रिप्शंस, कुछ एक्सप्लेनेटरी नोट, जैसे वहां पे डाल दिया आपको एचएसएन कोड देना है, ठीक है, सैक कोड देना है,
आपको डेट डालनी है, आपको इनवॉइस नंबर, इस तरह की इन्होंने कुछ फील्ड्स बता दी जो आपको अपने ई इनवॉइस के अंदर डालनी है। अच्छा, तो अब मैं एक बार आपको आप लोगों को ना ई इनवॉइस का जो पोर्टल है वो भी दिखा देती हूँ। सो लेट मी शेयर स्टॉप शेयरिंग द स्क्रीन एंड शेयर अ न्यू स्क्रीन विद यू। ओके, सो फ्रेंड्स, दिस इज द ई इनवॉइसिंग पोर्टल। यहाँ पे आपको स्कीमा भी मिल जाएगा, और आपको अगर ई इनवॉइस जनरेट करना आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो सबसे पहला आपका स्टेप यही होता है कि आप अपने आप को ई इनवॉइसिंग पोर्टल पर रजिस्टर कराओ। तो अगेन लेट मी स्टॉप शेयर एंड शेयर द पीपीटी। ओके जी, ये तो हो गया ई इनवॉइसिंग की स्कीमा के बारे में हमने बात करी। अब आगे बात करते हैं, व्हाट इज इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल और ई इनवॉइस पोर्टल। हमने अभी देखा, सो ई इनवॉइस पोर्टल वो पोर्टल है जहां पे आपको पहले रजिस्ट्रेशन कराना है अपना, ताकि आप वैलिड ई इनवॉइस को जनरेट कर सको। और जब आप रजिस्ट्रेशन कराओगे और जब अपना डाटा आप सरकार को दोगे तो बदले में आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट अ इनवॉइस रेफरेंस नंबर एंड अ QR कोड, और वो तब मिलेगा जब आप उसको डिजिटली साइन करोगे। ठीक है। अच्छा, हमारा एक नॉर्मल जो इनवॉइस रेफरेंस नंबर है जिसको हम IRN कहते हैं, वो कैसा दिखता है, तो IRN बेसिकली एक तरह से यूनिक कोड है। ठीक है, और ये सारे ई इनवॉइस के ऊपर IRN डालना मैंडेटरी है। सो बेसिकली IRN है इनवॉइस के ऊपर तभी वो ई इनवॉइस है। IRN कब आएगा, जब आपने अपना सारा जो डाटा है वो सरकार को दे दिया। ठीक है, और उसके बाद आपको सरकार आयरन इशू करेगी और एक QR कोड इशू करेगी। और आयरन क्या होगा, आयरन बेसिकली कॉम्बिनेशन है आपके GST नंबर का, आपके इनवॉइस नंबर का, कुछ पैरामीटर्स हैं, उनके बेसिस पे आयरन नंबर जनरेट होता है। तो ये एक एग्जाम्पल है आयरन नंबर का, कि एक आयरन नंबर जो है वो इस तरह का दिखता है, जो कि आपको अपने इनवॉइस में डालना है। और जो आपका QR कोड होता है ना, QR कोड होता है ना, उसमें आपका आयरन नंबर एम्बेडेड होता है। ओके, अब क्या क्या प्री रिक्वेस्ट हैं ई इनवॉइस जनरेट करना है अगर आपको, तो सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा GST पोर्टल पे। ऑब्वियसली आपके पास GST नंबर होना चाहिए, आपको GST पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आपको ई इनवॉइस पोर्टल पे भी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा अगर आपके ऊपर ई इनवॉइस एप्लीकेबल है तो डेफिनेटली। और ई वे बिल पोर्टल पे भी अगर आप ई वे बिल भी आपके ऊपर जनरेट करना एप्लीकेबल है, जैसे कि गुड्स आप सप्लाई कर रहे हो, तो उस केस में ई वे बिल पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो ये तो प्री रिक्वेस्ट है। और इस तरह की भी बहुत बार एडवाइस, इस तरह की बहुत बार बातें आती हैं सामने को, कि सरकार क्या करेगी, आगे चल के कुछ ऐसा सिस्टम बनाएगी कि हो सकता है जो ई वे बिल का जो हमारा पोर्टल है वो हमारे ई इनवॉइस में मर्ज हो जाए। तो मतलब क्या, अभी जब हम सप्लाई करते हैं, ठीक है, तो अभी कुछ लोगों के लिए तो ई इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन जहाँ पे आपको ई वे बिल इशू करना है गुड्स के टाइम पे, तो थोड़े टाइम में इस तरह की बातें चल रही है कि ऐसा होगा कि ये ई इनवॉइस जो है वो इतना डीपली इम्प्लीमेंट हो जाएगा कि ई वे बिल आपको इशू करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो ई वे बिल का पूरा पोर्टल है वो ई इनवॉइस में ही मर्ज हो जाएगा। तो फिर आपको एट द टाइम ऑफ सप्लाई ई इनवॉइस ही इशू करना होगा। तो इस तरह की अभी बातें सुनने को आती हैं, बट हाँ, अभी कोई कुछ ऐसा नोटिफिकेशन नहीं है। बट हाँ, ये मुझे लगता है कि आने वाले समय में, क्योंकि ई इनवॉइस को सरकार और ज्यादा प्रमोट करना चाहती है, और ये चीज एप्लीकेबल हो जाएगी। ओके, आपके पास एक वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए, मतलब आप इनवॉइस बनाओगे तभी तो आप उसके बेसिस पर ही तो ई इनवॉइस बनाओगे, या डेबिट नोट या क्रेडिट नोट, ये आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। और आपके पास जेसन फाइल होना चाहिए। सो बेसिकली जो स्कीमा है, जो यहाँ पे ई इनवॉइस की स्कीमा है, वो जेसन बेस्ड है, वो आपके पास ई इनवॉइस का होना चाहिए। तो ओके, ये तो थे जो हमें प्री रिक्वेस्ट चाहिए। अब मेथड है, क्या क्या मेथड है, आप जिस मेथड से चाहे ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप अपना जो ERP है उसको डायरेक्टली इंटीग्रेट करा दें विद ई इनवॉइस सिस्टम। अगेन इट इज अ वेरी कॉस्टली थिंग, अपने सिस्टम को डायरेक्टली इंटीग्रेट कराना। फिर सेकंड चीज इज, आप अपने ERP को इंटीग्रेट कराएं, लेकिन थ्रू ASP GSP हेल्प। जैसे बहुत सारे एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर हैं, GST सुविधा प्रोवाइडर हैं, जैसे क्लियर टैक्स इज वन ऑफ देम।
अगर मैं इनवॉइस की बात करूं तो आप ऐसे किसी एएसपी जीएसपी की हेल्प ले सकते हैं। ऑफलाइन टूल बेस्ड यूटिलिटी, अब ऑफलाइन टूल बेस्ड यूटिलिटी क्या है कि मैंने टैली में से एक इनवॉइस बनाया, फिर मैनुअली मैंने वो इनवॉइस को जीएसटी इनवॉइस पोर्टल पे उस डाटा को फीड किया, फिर वहां से आईआरएन नंबर जनरेट हुआ, वो फिर मैंने अपने टैक्स इनवॉइस के ऊपर लगाया। दैट इज होल द ऑफलाइन टूल बेस्ड सिस्टम। अब माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपके पास नंबर ऑफ इनवॉइसेस बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत बल्क में होते हैं, तो आप ऑफलाइन टूल बेस्ड सिस्टम यूज ही नहीं कर सकते, क्योंकि आपके लिए पॉसिबल ही नहीं है कि एक एक इनवॉइस को आप मैनुअली बनाओ। तो उस केस में फिर आपको अपने ईआरपी को इंटीग्रेट कराना ही कराना पड़ेगा। ओके जी, व्हाट इज द ई इनवॉइसिंग सिस्टम जो कि इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ है और ऐसा क्यों हुआ है? सबसे बड़ी वजह जो पूछी जाती थी कि आखिर ऐसा क्या दिखा कि सरकार ई इनवॉइसिंग लेके आई है। टैक्स इनवॉइस तो मैं पहले भी इशू कर रहा था, मैनुअली भी इशू कर रहा था। सबसे पहले तो इसका कुछ रीजन तो ये है कि आपका जो डेटा एंट्री है एरर वो रिडक्शन होएगा, टाइम एंड एफर्ट जो है वो रिड्यूस होएगा, क्योंकि जो आपका इनवॉइस का डाटा है वो आपके जीएसटी रिटर्न जो जीएसटीआर 1 है उस पे ऑटो पॉपुलेट हो जाता है। ओके, ई वे बिल जो है वो भी ऑटोमेटिकली क्रिएट होंगे, क्योंकि अगेन ई इनवॉइस जो है वो जीएसटी से भी और जो आपका ई वे बिल पोर्टल है दोनों से लिंक्ड है। ठीक है, इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट रीजन था वो था कि आप इनवॉइस की रियल टाइम ट्रैकिंग कर सको और जेन्युइन आईटीसी क्लेम प्रमोट हो, और फ्रॉड्स जो होते हैं, फ्रॉड्स क्या होते हैं वो रिड्यूस हो। फ्रॉड्स कैसे? जैसे मैंने जस्ट किसी को एक कोई एक्चुअली में ट्रांजेक्शन नहीं हो रही, मैंने जस्ट किसी को आईटीसी पास करने के लिए बिल बना दिया। अब वो कम कैसे होंगे? देखो, कम ऐसे होंगे कि जब आपके ऊपर ई इनवॉइस एप्लीकेबल है, ठीक है, तो जिस डेट पे आपने सप्लाई की, जिस टाइम पे आपने सप्लाई की, उसी टाइम पे आपको हाथ की हाथ सामने वाले को इनवॉइस बना के देना है, और वो इनवॉइस की जो जानकारी है वो सरकार तक चलेगी। ठीक है, अभी क्या होता है कि इनवॉइस इनवॉइस जनरेट करने में और जब आपकी जो जीएसटीआर 1 जाती है जिसके थ्रू आईटीसी पास ऑन होता है, उसमें एक टाइम गैप होता है। ठीक है, उस चीज का फायदा उठा के स्पेशली जो ये लोग फ्रॉडलेंट आईटीसी पास ऑन करते हैं, उस टाइम लैप का फायदा उठा के बहुत सारे फेक इनवॉइसेस बनते हैं, और उससे आपका जो आईटीसी है वो पास ऑन होता है, जो कि गलत चीज है। और कहीं ना कहीं एक जिसके ऊपर ई इनवॉइस के प्रोविजंस एप्लीकेबल है वो ये चीज कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो कहीं ना कहीं काफी हद तक ये जो फ्रॉडलेंट आईटीसी पास ऑन होता है, इस चीज पर रोक लगेगी इनवॉइसिंग के आने से। ओके, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कवर्ड हैं? तो अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ B2B सप्लाईज कवर हैं, और B2B सप्लाईज में क्योंकि क्रेडिट नोट डेबिट नोट इज व्हाट यू आर डूइंग इज अमेंडिंग द टैक्स इनवॉइस, तो वो भी आपका इसमें कवर्ड है। अब इसमें इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज कि इन्होंने बोला कि आपको जब B2B इनवॉइसेस जब हम कवर कर रहे हैं, तो उसमें अगर आपने कोई आरसीएम ट्रांजेक्शन करी है किसी के साथ, मतलब कोई ऐसी ट्रांजेक्शन जिसमें आपके ऊपर रिवर्स चार्ज प्रोविजंस एप्लीकेबल है, एंड बीइंग अ रिसीवर आपको रिवर्स चार्ज में ई इनवॉइस जनरेट करना है, तो उस केस में भी आपको ही ई इनवॉइस जनरेट करना है। मतलब अब क्या बोल रही हूँ मैं जरा इसको एक डायग्राम से समझाती हूँ। अब यहाँ पे क्या है, ये है मिस्टर ए, ये है मिस्टर बी। ठीक है, ये दोनों ही यहाँ पे ये जीटीए हैं। ठीक है, और ये एक रजिस्टर्ड इनके सर्विस रिसिपिएंट। ठीक है, अब हुआ क्या, जीटीए के केस में आपके ऊपर रिवर्स चार्ज के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो गए, और रिवर्स चार्ज में आपको ही सारे कंप्लाइंसेस करने हैं। जैसे अगर इसका टैक्स जो है वो आप जमा करोगे, अगर कोई टैक्स इनवॉइस बनाना है तो वो भी आप बनाओगे, है ना जी। अब देखिए यहाँ पे क्या चीज हुई। सपोज ये जो जीटी है इसका टर्नओवर
बहुत ज्यादा है। इसका सपोज आप टर्नओवर लगा लीजिए 100 करोड़ के आसपास है, ठीक है। बट क्योंकि रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है तो रिवर्स चार्ज में कंप्लाइंस सारे आपको करना है, या फिर अगर जीटीए की जगह आप कोई लॉयर ले लीजिए, ठीक है, जो बड़े बड़े लॉयर्स हैं उनका टर्नओवर हो सकता है इतना अच्छा खासा। तो अब यहाँ पे क्या एक चीज हुई, यहाँ पे क्योंकि आपके ऊपर आरसीएम के प्रोविजंस एप्लीकेबल है, सामने वाला बंदा टैक्स इनवॉइस इशू करने के लिए बाधी नहीं है। टैक्स इनवॉइस किसको इशू करना है? आपको इशू करना है। हो सकता है आपका टर्नओवर इतना नहीं है कि आपके ऊपर इनवॉइस की प्रोविजन एप्लीकेबल हो, लेकिन क्योंकि रिवर्स चार्ज में आपको टैक्स इनवॉइस बनाना है माय डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जब आप टैक्स इनवॉइस बनाएंगे ना तो वो ई इनवॉइस बनाएंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता थी कि हो सकता है कि आप रिसिपिएंट हो, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, आप रिसिपिएंट हैं और वैसे आपके ऊपर आपकी टर्नओवर इतनी नहीं है कि आपके ऊपर इनवॉइस की प्रोविजंस एप्लीकेबल हो, लेकिन यहाँ पे सामने वाले की टर्नओवर जो है, यहाँ पे मेरे केस में मेरे जीटे की टर्नओवर इतनी ज्यादा है क्योंकि उसकी टर्नओवर ज्यादा है, बट एज पर लॉ मेरे ऊपर रिवर्स चार्ज के प्रोविजन एप्लीकेबल है एंड एज पर लॉ मुझे टैक्स इनवॉइस बनाना है। तो यहाँ पे एज पर लॉ जो टैक्स इनवॉइस मुझे बनाना है वो ई इनवॉइस बनाना है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे भी, मेरी टर्नओवर नहीं लेकिन फिर भी मुझे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाएगा। ओके जी। बट हाँ, इसे सारे इसमें सारे रिवर्स चार्ज की सप्लाईज नहीं है। सो ये वही वाले सप्लाईज आते हैं जो कि एज पर नोटिफिकेशन नंबर 13 है। अगर अदरवाइज अगर आप कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन से ले रहे हैं और तब आपके ऊपर रिवर्स चार्ज लग रहा है, और या फिर अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं सर्विसेज का और उसकी वजह से आपके ऊपर रिवर्स चार्ज लग रहा है, तो आपके ऊपर इनवॉइसिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं है। बट हाँ, अगर कोई इस तरह की ट्रांजेक्शन है जैसे मैंने आपको बताई, तो उस केस में आपको ही यहाँ पे ई इनवॉइस को जनरेट करना होगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, मुझे लगा जो मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करनी चाहिए। ओके, इज इट मैंडेटरी टू जनरेट IRN? ओके, ऑब्वियसली ई इनवॉइस का मतलब क्या है, अगर आपके ऊपर ई इनवॉइस के प्रोविजन एप्लीकेबल हैं तो IRN तो आपको जनरेट करना ही है। IRN जनरेट करा तभी आप, अगर आपके पास IRN है देन दैट इज अ प्रूफ कि भैया आपने एक्चुअली में ई इनवॉइस पोर्टल पर अपना डाटा जो है वो सबमिट किया है, तभी तो आपको IRN मिलेगा। तो यस, अगर आपके पास ई इनवॉइस आपने जनरेट करा है, तो अगर IRN नहीं है तो वो ई इनवॉइस नहीं है। एक टैक्स इनवॉइस ई इनवॉइस तभी होगा जब उसके ऊपर IRN मेंशन्ड है। ओके, नाउ IRN क्या बल्क में जनरेट हो सकते हैं? अब हो सकता है मेरे पास एक साथ बहुत सारे कस्टमर्स आ गए, ठीक है, तो मेरे को बहुत सारे इनवॉइसेस जब जनरेट करने हैं तो मुझे बल्क में जनरेट करने हैं। हाँ ठीक है, अगर आप इनवॉइस पोर्टल पे जाओगे तो वहां पे बल्क में IRN तो जनरेट कर सकते हो, लेकिन दूसरी दिक्कत क्या होगी, क्योंकि जनरेट करने के बाद आपको उसको डिजिटली साइन करना है, ठीक है। तो आप ऐसा थोड़ी करोगे कि साइन तो आप एक एक इनवॉइस को ही करोगे ना, क्योंकि यहाँ पे अप्रूवल बेस्ड होता है। तो ऑब्वियसली अगर आप बल्क के केस में अगर आप मैनुअली काम कर रहे हो तो आपको दिक्कत आएगी। तो उस केस में आपको किसी ऐसे सॉफ्टवेयर की जरूरत है जो कि आपकी ERP में एम्बेड हो जाए और वो फिर आपको इनवॉइस जो है वो डिजिटली फिर ई इनवॉइस ही बना के दे पूरा। क्या इनवॉइस अमेंड हो सकते हैं या कैंसिल हो सकते हैं, ये सवाल आता है बहुत बार। तो अमेंडमेंट पॉसिबल नहीं है, आप इनवॉइस को अमेंड नहीं कर सकते, आप कैंसिल कर सकते हो विद इन 24 आवर्स, आप इनवॉइस को कैंसिल कर सकते हो। और 24 आवर्स के बाद आपको अगर कुछ करना है तो आपको GST पोर्टल पे जाना पड़ेगा मॉडिफिकेशन करने के लिए। लेकिन हाँ, यहाँ पे कैंसिलेशन के लिए उन्होंने 24 आवर्स का टाइम दिया है। तो इसमें एक चीज और मैं आपको बता दूं, इसलिए जरूरी है कि अगर आप मैनुअली कर रहे हो, ठीक है, तो जो पर्सन, जो आपका अकाउंटेंट जिसको आपने बिठाया है वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि ठीक से काम करे, गलतियां कम से कम करे। और अगर आप के पास नंबर ऑफ इनवॉइसेस बहुत ज्यादा हैं तो आपका सॉफ्टवेयर अच्छा होना चाहिए, बहुत स्मूथ होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि जो इनवॉइस बनाते टाइम में अगर उसमें कोई वैलिडेशन एरर है तो वो आपको बता दे, वरना आपको आगे चल के दिक्कत आ सकती है। तो ये आपको अपने, अगर आप बहुत सारे इनवॉइसेस एक साथ जनरेट कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे कोई ना कोई सॉफ्टवेयर की हेल्प लेनी ही लेनी पड़ेगी और आपको फिर एक अच्छा सॉफ्टवेयर चाहिए यहाँ पे।
अब 1 अप्रैल की डेडलाइन तो पास हो गई, मतलब अगर आपकी 50 करोड़ से ज्यादा की टर्नओवर थी तो जो इनवॉइस जनरेशन की एप्लीकेबिलिटी थी वो 1 अप्रैल थी, ठीक है। तो उस केस में अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि ई इनवॉइसिंग के प्रोविजंस को फुलफिल नहीं कर रहे हैं, तो उनके ऊपर क्या पेनल्टी एप्लीकेबल है, तो 10,000 तक की पेनल्टी पर इनवॉइस या फिर टैक्स विच एवर इज हायर वो आपके ऊपर लग सकती है। उसके अलावा जनरल पेनल्टी भी है, वो भी लग सकती है। तो अगर आप और इसके बारे में जानना चाहते हो तो नीचे मेरी वीडियो का लिंक है, वो आप देख सकते हैं। अच्छा जी, क्या आईआरपी पोर्टल जो है वो आर्चिविंग की फैसिलिटी यानी आपको इनवॉइस सेव करने की फैसिलिटी देता है? तो नहीं, वो कोई डाटा स्टोरेज के लिए नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ वैलिडेशन के लिए है, इस चीज के लिए कि आपने अपना डाटा जो है वो सरकार तक पहुंचा दिया, ठीक है। उसके बाद वो आपकी डाटा को सेव नहीं करता। जो भी आपका आईआरपी है, आईआरपी पोर्टल में जो भी डिटेल सेव है वो सिर्फ 24 आवर्स तक रहेंगी। उसके बाद जो है वो आपके जीएसटी के थ्रू आपके जीएसटी रिटर्न में मेड अवेलेबल करा दी जाएंगी। बट हाँ, आईआरपी के लिए आईआरपी पोर्टल जो है वो आपकी डाटा सेविंग के लिए नहीं है। अगर आपको डाटा सेविंग भी करना है तो उसके लिए अगेन आपको फिर कोई अलग मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा, कोई अलग सॉफ्टवेयर लेना पड़ेगा। ओके, क्या ऐसा भी होगा कि जब मैंने ये इनवॉइस जनरेट किया तभी की तभी मेरा जो इनवॉइस है वो मेरे कस्टमर के पास ऑटोमेटिकली चला जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। वहां पे आपको आईआरपी पोर्टल जो सिर्फ एक फैसिलिटी देता है कि आपका आईआरपी और क्यूआर कोड आपके इनवॉइस के ऊपर लग गया, वो बाकी जो पीडीएफ कॉपी निकलती है वो देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सप्लायर की होती है, ठीक है। तो उस केस में फिर अगेन सप्लायर को कुछ ऐसा अपने सॉफ्टवेयर में चेंज करना पड़ेगा कि वो डायरेक्टली जो इनवॉइस निकलता है वो ऑटोमेटिकली बायर के पास चला जाए। ओके, नॉन टैक्स डॉक्यूमेंट मतलब अगर आप कोई एग्जाम सप्लाई कर रहे हो तो क्या उस केस में भी इनवॉइस जनरेट करना है? नहीं, अभी इनवॉइसिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं है, तो आपको यहाँ पे इनवॉइस जनरेट करने की जरूरत नहीं है। ओके, आईएसडी के केस में यानी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के केस में क्या आपको आईआरएन की रिक्वायरमेंट होगी? तो आईएसडी इनवॉइसेस एंड आईएसडी क्रेडिट नोट आर इशूड बाय इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, तो उस केस में आईआरएन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो कोई सप्लाई नहीं कर रहा है, वो सिर्फ इनपुट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो टैक्स वो इनवॉइस नहीं इशू करेगा यहाँ पे। ओके, कोई लार्ज बिजनेस है, ठीक है, और उसके केस में आप देखेंगे बी टू बी बी टू सी के ट्रांजेक्शन दोनों के केस में इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है। हालांकि अगर आप बी टू सी की बात करेंगे तो अभी उसकी जो नॉन कंप्लायंस के ऊपर जो पेनल्टी है उसको 1 जुलाई तक आपको कर सकते हैं उसको कंप्लाई, और उसको 30 जून तक के लिए इन्होंने वेव ऑफ कर दिया है। तो बी टू बी इनवॉइस के लिए आपका जो आईआरपी है वो क्यूआर कोड जनरेट करेगा, और बी टू सी इनवॉइस के लिए जो टैक्स पेयर है उसको क्यूआर कोड जनरेट करना पड़ेगा, और उसके लिए जो टैक्स पेयर है उसको कोई अपना इंटरनल एल्गोरिदम यानी उसको फिर अगेन ईआरपी में कुछ ऐसे मॉडिफिकेशन कराने पड़ेंगे कि वो आपका क्यूआर कोड बेस्ड सिस्टम निकले, ठीक है। और ऐसा नहीं कि सबके ऊपर एप्लीकेबल है आपकी बी टू सी के केस में, उसमें कुछ स्पेसिफाइड एंटिटीज हैं, सिर्फ उन्हीं को क्यूआर कोड बेस्ड इनवॉइसेस देने हैं फॉर बी टू सी ट्रांजेक्शन। अच्छा, क्या ई वे बिल भी जनरेट हो जाएगा? हाँ जी, जो ई इनवॉइस का जो डाटा है वो आपके ई वे बिल पोर्टल पर ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। पार्ट ए आ जाएगा और पार्ट बी में जो है वो डिस्टेंस का डाटा आ जाएगा, बाकी डाटा आपको खुद उस पर फीड करना है, और उसके बाद अगर आप उसको सबमिट कर दोगे तो आपका ई वे बिल भी जनरेट हो जाएगा। एंड जीएसटी रिटर्न्स जो हैं उसमें डाटा ई इनवॉइस पोर्टल से ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जब वो डाटा मेरे ई इनवॉइस पोर्टल से आ रहा है तो क्या जरूरत है मुझे वेरीफाई करने की, मैं तो ऐसी फाइल कर देता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है, आपको अपने एंड पे भी चेक करना पड़ेगा, और बहुत सारी गवर्नमेंट एडवाइजरीज भी हैं कि अगर कई बार ऐसा भी होता है बिकॉज दिस सिस्टम और ये न्यू सिस्टम है, तो आपको डेफिनेटली जो डाटा रिटर्न जीएसटी रिटर्न पोर्टल पे आ रहा है उसको आपको अपने एंड पे चेक करना है, और तभी आप उसको फाइल करोगे। तो फ्रेंड्स,
this was the PPT that I wanted to discuss with you. I have tried to cover maximum points. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा। और अगर आपको भी इनवॉइसिंग अपने ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करानी है तो आप क्लियर टेक्स की हेल्प ले सकते हैं। एंड नीचे लिंक हैज बीन गिवन, आप उस लिंक को यूज करके क्लियर टेक्स के सॉफ्टवेयर को परचेज कर सकते हैं, या फिर अगर आप पहले डेमो लेना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर कैसे वर्क करता है, तो आप वो भी कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।